मैट्रिक क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 3, इसका नाम है हमारे पास बुक के अंदर स्केलर्स एंड वेक्टर्स। ठीक है, तो आपको हेडिंग डालना है अपने पास स्केलर्स एंड वेक्टर्स। ठीक है बच्चों, लास्ट क्लास में आपको समझाया था कि पिछले सेकंड चैप्टर में आई थिंक आपको बताया था कि फिजिकल क्वांटिटीज वो तमाम क्वांटिटीज होती हैं विच इज टू बी मेजर्ड, जिसे हम मेजर कर सकते हैं। और फिजिकल क्वांटिटीज की दो टाइप्स बताई थी, जिसमें एक फंडामेंटल और बेसिक क्वांटिटीज होती है और सेकंड ड्राइव क्वांटिटीज होती है। ठीक है, आज आपको बताएंगे कि वही फिजिकल क्वांटिटीज की दो और क्लासिफिकेशन है विच आर स्केलर्स एंड वेक्टर क्वांटिटीज। तो आइए डिस्कस करते हैं कि व्हाट आर स्केलर क्वांटिटीज एंड व्हाट आर द वेक्टर क्वांटिटीज, इस पे बात करेंगे। और बच्चों ये टॉपिक जो है आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस हवाले से कि अगर आप हायर स्टडीज की बात करें तो वहां भी ये चीजें यूज हो रही होंगी। अगर आप साइंस कंटिन्यू करते हैं आगे तो आपको पता चलेगा, और डेली लाइफ में भी आपको काफी चीजें पता चलेगी जो कि स्केलर क्वांटिटीज होती हैं और बहुत सी वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं। ठीक है, तो हमें इन सब का फर्क जो है वो बेसिकली पता होना चाहिए कि व्हाट आर स्केलर्स एंड व्हाट आर वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है, अच्छा, अब सबसे पहले आपको बताया जाएगा कि स्केलर क्वांटिटीज किसे कहते हैं और उसके बाद समझाया जाएगा वेक्टर क्वांटिटीज की क्या डेफिनेशन है और कौन कौन सी होती है। तो आप बच्चों ये बात में ध्यान सुनिएगा, तमाम ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनको कंप्लीटली स्पेसिफाई करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ यूनिट की जरूरत पड़ती है। ठीक है, मैंने आपको लास्ट टाइम बच्चों समझाया था, मैं साइट लिख रहा हूं, आप देख लें। मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होगी, ठीक है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए हमें दो चीजें लाजमी रिक्वायर्ड होती हैं, मैग्नीट्यूड, ये आपसे मैं डिस्कस कर चुका हूं, मैग्नीट्यूड और यूनिट। यानी अगर किसी क्वांटिटी में सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है तो हम उसे कंप्लीटली स्पेसिफाई नहीं कर सकेंगे, या सिर्फ यूनिट है तो हम उसे कंप्लीटली स्पेसिफाई नहीं कर सकेंगे। किसी भी क्वांटिटी को, फिजिकल क्वांटिटी जिसे हम मेजर कर सकते हैं, उस मेजरेबल क्वांटिटी को यूनिट और मैग्नीट्यूड की लाजमी जरूरत पड़ेगी। विदाउट दीज टू थिंग्स वी कैन नॉट कंप्लीटली स्पेसिफाई एनी फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं हम कि स्केलर्स के अंदर हमारे पास वो तमाम क्वांटिटीज होती हैं विच आर कंप्लीटली स्पेसिफाइड बाय देयर मैग्नीट्यूड एंड यूनिट्स ओनली। ठीक है, quantities which are completely specified by their magnitude and units। ठीक है, हर वो क्वांटिटी, तमाम फिजिकल क्वांटिटी में दुनिया में अगर जो है वो लातादाद फिजिकल क्वांटिटीज हैं, या आप कहें कि सर मुझे सिर्फ जो है 100 फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में पता है, तो 100 में से भी कुछ ऐसी क्वांटिटीज होंगी जिनको कंप्लीटली स्पेसिफाई करने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ यहां पर मैग्नीट्यूड की नीड होगी और यूनिट की नीड होगी। तो ऐसी तमाम क्वांटिटीज को बच्चों हम क्या कहेंगे, स्केलर क्वांटिटीज कहेंगे, जिनको कंप्लीटली स्पेसिफाई करने के लिए हमारे पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड और यूनिट की नीड होती है। लेकिन वो तमाम क्वांटिटीज जिनको कंप्लीटली स्पेसिफाई करने के लिए, यानी क्वांटिटीज विच आर कंप्लीटली स्पेसिफाइड बाय मैग्नीट्यूड, और सुनिएगा, मैग्नीट्यूड कॉमा यूनिट्स एंड डायरेक्शन। यानी स्केलर और वेक्टर में बच्चों सिर्फ एक चीज का बहुत वाज़ेह फर्क है, वो क्या है, डायरेक्शन। स्केलर
क्वांटिटीज में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड और यूनिट्स होते हैं, जबकि वेक्टर क्वांटिटीज में हमारे पास मैग्नीट्यूड यूनिट्स के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है। ठीक है बेटा, आवाज क्लियर है आप लोगों को, समझ में आ रही है चीज? यहां पर बच्चों मैं आपसे बताऊंगा, आपको दो चीजें बता दी है मैंने कि स्केलर क्वांटिटीज की डेफिनेशन ये होती है, वेक्टर क्वांटिटी की डेफिनेशन ये होती है। अब आप लाजमन मुझसे पूछेंगे सर एग्जांपल देके बताएं, और एग्जांपल के जरिए ये बात साबित हो कि वाकई इस क्वांटिटी को हमें सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन की नीड भी है और मैग्नीट्यूड और यूनिट की नीड भी है, और कोई ऐसी क्वांटिटी बताएं जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड और यूनिट से हमारी क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी जो है कंप्लीटली स्पेसिफाई हो रही है। तो आइए आपको दो एग्जांपल देते हैं, दो नहीं आप कहेंगे तो आपको 5-5, 6 एग्जांपल दे देंगे, और ये आप खुद भी समझ जाएंगे, तो आप हर फिजिकल क्वांटिटी को इसमें क्लासिफाई कर सकते हैं। जो स्केलर से स्केलर कहेंगे, जो वेक्टर से आप वेक्टर कहने के काबिल हो जाएंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरा सवाल आपसे ये बताइए मुझे कि आपका मास क्या है। अगर पूछूं व्हाट इज योर मास, तो बच्चे से ही जवाब देंगे सर माय मास इज 40 kg, 30 kg, 50 kg। ये मेरे पास आंसर बच्चों के आएंगे। तो आइए इस आंसर को डिस्कस करते हैं। अगर पूछा जाए आपसे कि व्हाट इज योर मास, मास क्या है बच्चों? मास एक फिजिकल क्वांटिटी है, ये हम पढ़ चुके हैं बेसिक क्वांटिटीज के अंदर। लेंथ, मास, टाइम जो है वो उसमें मास हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी, और फिजिकल के अंदर भी हमारे पास ये बेसिक क्वांटिटीज होती है। ठीक है, 7 बेसिक क्वांटिटीज आर देयर। अगर मैं आपसे पूछूं बेटा मास क्या है आपका, तो आप बच्चों, आप हो, मैं हूं, जो भी जवाब देगा वो देगा फॉर एग्जांपल 40 kg। तो आप मुझे बताएं, अगर आप मुझे कहते कि सर मेरा मास 40 है और केजी ना कहते हैं, आप मुझे केजी नहीं बताते आप मुझे, तो मैं कहता बेटा 40 क्या, 40 ग्राम, 40 किलोग्राम, 40 मेगाग्राम, गीगाग्राम क्या? ठीक है, इसका मतलब है सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड जरूरी नहीं है, हमें कोई और चीज भी चाहिए, वो क्या, यूनिट्स है। यानी जब आप कहेंगे सर 40 kg, तो मैं ये नहीं कहूंगा, और सुनिएगा, मैं ये हरगिज नहीं कहूंगा बेटा आपका जो मास है वो 40 kg है, बताइए किस डायरेक्शन के अंदर। तो आप मुझे मुझसे पूछेंगे सर मास की कौन सी डायरेक्शन? मास की तो कोई डायरेक्शन नहीं होती। आप सो रहे हो, जाग रहे हो, उठ रहे हो, बैठ रहे हो, खेल रहे हो, भाग रहे हो, आपका मास जो है वो 40 kg है, 40 kg है। ठीक है, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। आज तक आपने कभी किसी को सुना नहीं हुआ कहते हुए कि हमारा मास जो है 40 किलोग्राम जो है वो साउथ की तरफ है, या ईस्ट की तरफ है, या नॉर्थ की तरफ है, या यूं नहीं कहा होगा किसी ने कि मेरा मास जो है 40 kg 30 डिग्री एंगल पर है। इसका मतलब है कि मास इज दैट फिजिकल क्वांटिटी that only be specified by its magnitude and units। इसका मतलब है मास वो फिजिकल क्वांटिटी है जिसको कंप्लीटली स्पेसिफाई करने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत है और यूनिट की जरूरत है। ठीक है, इसके लिए हमें किसी किस्म की डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। ठीक है, और भी एग्जांपल लेते आइए, और एग्जांपल में हम लेते हैं, आप एरिया पूछ रहे हो कि सर इस रूम का एरिया कितना है, तो मैं आपसे कहता हूं बेटा इस रूम का जो एरिया है वो है 120 मीटर स्क्वायर कर लो, स्क्वायर मीटर कर लो, मर्जी आपकी। ठीक है, या फीट स्क्वायर कर लो। जैसे इस रूम में जिसमें आपको पढ़ाया जा रहा है, अगर आप पूछिए इस रूम का एरिया क्या है, बेटा इसका नाम जो है एरिया है 12 बाय 12, 124 फीट स्क्वायर, जो कि फीट में नापा जाता है। तो अभी मैं मीटर में बात करूं, एरिया है, एक गार्डन है जिसका भी एरिया है वो मैंने लिया है 120 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो देखो बेटा 120 जो है इसका मैग्नीट्यूड हो गया, मीटर स्क्वायर इसका यूनिट हो गया। लेकिन कभी भी आपने नहीं सुना होगा एरिया की कोई डायरेक्शन होगी या एरिया हमें किसी डायरेक्शन में मिलेगा, क्योंकि एरिया एक ऐसी क्वांटिटी है फिजिकल जिसके लिए हमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड और यूनिट की जरूरत है। इसका मतलब है ये कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। तो बच्चों आपको मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा कि स्केलर क्वांटिटीज बहुत सारी हो सकती हैं, और वो तमाम क्वांटिटीज जिसके पास डायरेक्शन की नीड नहीं होती, जिसको स्पेसिफाई करने के लिए हम उसे स्केलर क्वांटिटी में शुमार करते हैं। ठीक है, ऐसी बेताशा एग्जांपल है, मैं एग्जांपल लिखने पे आऊं तो वॉल्यूम भी है। ठीक है, वॉल्यूम है, ठीक है, और डेंसिटी है। डेंसिटी के अलावा आपका डिस्टेंस है, स्पीड है, स्पीड के लिए भी डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती हमें, वर्क डन है। ठीक है, ऐसी बेतहाशा जो है क्वांटिटीज हैं जिसको हम क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। क्यों स्केलर कह रहे हैं? क्योंकि तमाम क्वांटिटी को अगर आप मेजर करोगे तो आपको कभी कोई डायरेक्शन नहीं पूछेगा या आप उसकी डायरेक्शन स्पेसिफाई नहीं करेंगे। ठीक है, सिर्फ आप उसका मैग्नीट्यूड बताएंगे और आप उसका यूनिट बताएंगे।
ठीक है बच्चों, यहाँ पे स्केलर क्वांटिटी डिफाइन कर दिया। अब मैं जा रहा हूँ वेक्टर की तरफ कि वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, बात आपको बता चुके हैं, लेकिन हम इसकी एग्जांपल्स भी डिस्कस कर लें कि वेक्टर क्वांटिटीज में कौन कौन सी एग्जांपल्स शुमार की जाएंगी। सबसे पहले मैं आपसे एग्जांपल पूछता हूँ, मास की पूछी थी, आइए इसकी पूछते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं बेटा फोर्स बताएं, मुझे एक चीज पे फोर्स लगानी है तो फोर्स बताएं, तो आप सब बच्चे कहेंगे, सुन लें आप लोग, कि फोर्स का यूनिट होता है, फॉर एग्जांपल आपने कहा सर 5 न्यूटन। एक कैपिटल एल में जो मैंने लिखा है, इंशाल्लाह आप आगे नए चैप्टर्स पढ़ेंगे, काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स पढ़ेंगे आप, उसमें फोर्स भी सीखेंगे, फोर्स किसे कहते हैं और फोर्स का यूनिट भी पढ़ेंगे आप। अभी चूंकि मैं प्रीवियस टॉपिक में हूं, यानी अभी मैंने आपको फोर्स कॉन्सेप्ट नहीं दी, मैंने न्यूटन के लॉज आपको नहीं बताया, लेकिन चूंकि हमारा थर्ड चैप्टर स्केलर वेक्टर है तो उसमें एग्जांपल देना जरूरी है और मैं आपको एग्जांपल समझाऊंगा। तो ये देखिए, फोर्स की जो वैल्यू होती है वो कोई भी लिखते हैं आप, मैग्नीट्यूड, लेकिन यूनिट जो होता है फोर्स का वो न्यूटन होता है। ठीक है, याद रखिएगा मेरी बात, फोर्स का जो यूनिट है वो हमारे पास न्यूटन है। तो आप कहेंगे सर फोर्स की मैग्नीट्यूड भी हो गया, यूनिट भी हो गया, तो क्या ये कंप्लीटली स्पेसिफाई है? तो इसमें एक चीज कमी है, वो क्या कमी मैं आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये पेन है मेरे पास, मैंने इसको अपने जो है हाथ पे रखा हुआ है, और मैं आपसे कहता हूँ कि बेटा इस पेन पे जो है आपने फोर्स लगानी है 5 न्यूटन की। तो आप कहेंगे सर ने हमें क्या बताया, 5 बताया, न्यूटन बताया। अब जब 5 न्यूटन की फोर्स लगाने आएंगे तो मुझसे ये सवाल जरूर करेंगे, सर 5 न्यूटन की फोर्स लगाऊं, किस तरफ लगाऊं? क्या मैं इसको राइट लगाऊं, क्या मैं इसको लेफ्ट लगाऊं, क्या मैं अपसाइड लगाऊं, डाउनवर्ड लगाऊं, कहां लगाऊं फोर्स? ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जब आपको मैंने 5 न्यूटन कह दिया, उसके बाद भी आपके जहन में एक सवाल रह गया जिसने अभी तक कंप्लीटली स्पेसिफाई नहीं किया। आप मुझसे जरूर पूछेंगे सर मैं किस तरफ फोर्स लगाऊं, मुझे डायरेक्शन बता दें कि कहां पे फोर्स लगानी है। जैसे ही आप डायरेक्शन बताएंगे सर मैं फौरन से फोर्स लगा दूंगा। इसका मतलब ये है कि फोर्स एक ऐसी क्वांटिटी है, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है दैट रिक्वायर्ड डायरेक्शन एज वेल। ठीक है, मैग्नीट्यूड और यूनिट्स के साथ उसको डायरेक्शन भी चाहिए होती है कंप्लीटली स्पेसिफाई करने के लिए। अगर किसी वेक्टर क्वांटिटी में आप डायरेक्शन नहीं बताएंगे, इसका मतलब है आपका डेटा जो है वो इनकम्प्लीट है। अगर किसी वेक्टर को आप ब्रीफली एक्सप्लेन कर रहे हैं और उस पर इम्प्लीमेंटेशन करवाई जा रही है, तो आपको लाजमन उस वेक्टर की डायरेक्शन को स्पेसिफाई करना होगा। तो बेसिकली फोर्स एक मैंने एग्जांपल दिया आपको, इसके अलावा बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, मैं चाहो तो आगे लिखता जाता हूं, आप भी कॉपी कर लें अपने पास। डिस्प्लेसमेंट होती है, हमेशा उसकी डायरेक्शन होती है, ये सब चीजें मैं आपको बताऊंगा कि डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, क्यों होती है। ठीक है, फिर वेलोसिटी है, वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है, फिर एक्सेलरेशन है, उसकी डायरेक्शन होती है, टॉर्क है आपके पास। ठीक है, इस तरह सो ऑन बहुत सारी चीजें जिसकी कुछ ना कुछ डायरेक्शन होती है। तो यहाँ पे बच्चों मैंने आपका स्केलर एंड वेक्टर से कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया कि तमाम ऐसी क्वांटिटीज जिनको कंप्लीटली स्पेसिफाई करने के लिए हमें यूनिट्स और डायरेक्शन की नीड होती है, मैग्नीट्यूड, यूनिट्स और डायरेक्शन की नीड होती है, उसे हम वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं। और ऐसी तमाम क्वांटिटी जिसके लिए सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड और यूनिट की जरूरत पड़ती है उसे हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। ठीक है, होपफुली आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा, और किसी बच्चे को क्वेश्चन तो काइंडली को रेज करें चैट बॉक्स के अंदर ताकि हम उसका जवाब उसको फौरी तौर पर दे सकें और कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए हम आगे बढ़ सकें। ठीक है बच्चों, मैं इसके बाद नए टॉपिक पे जाऊंगा जिसका नाम है हमारे पास रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर। ठीक है, मैं शुरुआत करूंगा, कोई सवाल है आप लोग पूछ सकते हैं मुझसे। इसके बाद जो मेरा टॉपिक है वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर। रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है कि हम किसी वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कैसे शो कर रहे हैं, कैसे लिखते हैं, ग्राफिकली कैसे लिखते हैं, सिंबॉलिकली कैसे शो करते हैं वेक्टर को, ये तमाम तर बातें आपको बताई जाएंगी। ठीक है, दो मेथड है शो करने के, मेथड तो नहीं कहूंगा मैं उसको, यूं कहेंगे कि सिंबॉलिकली जो है हम किसी भी वेक्टर को कैपिटल लेटर से या स्मॉल लेटर से शो करते हैं तो उसके ऊपर हम एरो हेड का निशान बनाते हैं। ठीक है, मैं आपको बना के दिखाता हूँ कि एरो हेड का निशान किस तरह बनाया जाता है। ठीक है, आपकी बुक में बताया जा रहा है, अगर आप देखिए पेज नंबर 36 के ऊपर, तो उसने बताया कि वेक्टर्स को जो है हम डोनेट करने के लिए हम जो सिंबल इस्तेमाल करते हैं वो हमारी बुक में बताया जा रहा है कि कैपिटल लेटर का इस्तेमाल कर रहे हैं वो। ठीक है, सिंबल बता रहा हूं मैं आपको, सबसे पहले लिख लें अपने पास सिंबल। सिंबल किसी भी वेक्टर का कैपिटल लेटर ले लें, उसके ऊपर एरो हेड का निशान बनाया जाता है। अगर ए वेक्टर है तो ए के ऊपर हेड होगा, बी वेक्टर है तो बी के ऊपर हेड होगा। इस तरह मैं कहता हूं कि ए टू जी तक
अगर आप लिख रहे हैं अल्फाबेट्स तो उसके ऊपर एरो का निशान होना लाजमी है। इसका मतलब ये हुआ, एग्जांपल देके बताऊंगा आपको तो आप क्लियर कर सकें बात को। इसका मतलब फोर्स एक वेक्टर है, ठीक है, फोर्स एक वेक्टर है। जब भी आप अपने सवाल में जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल वगैरह, जब फोर्स आप देखेंगे तो फोर्स के ऊपर एरो का निशान बना होना चाहिए। क्या शो करेगा कि जो वेक्टर का सिंबल बनाया है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, जो भी फोर्स का सिंबल बनाए वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसी तरह अगर मैं स्पीड की बात करूं, स्पीड का, स्पीड तो वेक्टर नहीं है हमारे पास, वेलोसिटी, वेलोसिटी का सिंबल v होता है। लेकिन अगर आप सिर्फ v लिखेंगे तो लोग समझेंगे कि ये स्पीड है, क्योंकि स्पीड जो होती है हमारे पास स्केलर क्वांटिटी होती है। और अगर एरो लग जाएगी तो हम समझ जाएंगे कि ये स्पीड नहीं है, ये वेलोसिटी है, ठीक है। चूंकि वेलोसिटी हमेशा वेक्टर क्वांटिटी होती है, उसके ऊपर एरो का निशान आता है। इसी तरह आप देखें कि एक्सेलरेशन जो होती है हमारे पास, उसको हम स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन के ऊपर भी हम क्या लगाते हैं, स्मॉल एरो लगाते हैं, ताकि हमें समझ में आ जाए कि सिंबल, किसका सिंबल यूज हो रहा है, ये एक वेक्टर का सिंबल है, और उसका मतलब है कि क्वांटिटी कौन सी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है बच्चों, समझ में आ रही है आपको ये बात? और अब मैं जा रहा हूँ रिप्रेजेंटेशन कैसे दिखाई की जाएगी वेक्टर की, वेक्टर को ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, इस पर बात करते हैं। और ये आप चाहे तो कॉपी कर लें, चाहे स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि मैं बात को आगे लेके जा सकूं। ठीक है, अब मैं जरा आपको थोड़ा सारी चीजें बताता हूँ। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर में आपको बताया जाएगा ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है वेक्टर को। ग्राफिकली a vector is represented by an arrowhead, ठीक है, एक एरोहेड बनाया जाता है ग्राफिकली। इसको ऐसे किसी भी ग्राफ में आप किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने जा रहे हो तो उसको आप एरोहेड से बनाओगे, और एरो जो होगी हमेशा इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर होगी, ठीक है। इट इज रिप्रेजेंटेड graphically by an arrowhead, ठीक है, एरोहेड से रिप्रेजेंट किया जाता है इन द डायरेक्शन ऑफ, डायरेक्शन क्या होगी उसकी, जहां वेक्टर की डायरेक्शन होगी, इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, या इन द डायरेक्शन ऑफ द क्वांटिटी, जो भी क्वांटिटी हम डील कर रहे हैं उसकी डायरेक्शन में आपको बनाना पड़ेगा इसको, ठीक है। और दूसरी अहम बात इसमें, जो पहली बात तो बता दी आपको, दोनों बातें आपने कॉपी करनी, इंपॉर्टेंट बातें। इट इज रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली बाय एन एरोहेड इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। जब भी आप ग्राफिकली किसी वेक्टर को बनाएंगे, मैं भी आई ड्रॉ करके बनाऊंगा, आपको दिखाऊंगा कैसे ड्रॉ किया जाता है वेक्टर को, और कैसे इन दो चीजों को हम फोकस में लाते हैं, ठीक है। इसके अलावा लेंथ ऑफ द वेक्टर, जो लेंथ होती है वेक्टर की, लेंथ ऑफ अ वेक्टर रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। किसी भी वेक्टर की लेंथ उसका मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट कर रही होती है। क्या मतलब बच्चों इस मैग्नीट्यूड का, कि कैसे एक वेक्टर की लेंथ जो है हमारे पास मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट कर रही होगी, ये हमें सोचना है। और फिर उसको बना के दिखाऊंगा आपको, तो कि आप इस बात को जो समझ सके और आपके जहनों में इस चीज का कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके, ठीक है। तो आइए बना के दिखाते हैं आपको एक वेक्टर, ग्राफिकली बना के दिखाएंगे, ठीक है। और ग्राफिकली मेथड जब भी आप अप्लाई करेंगे किसी वेक्टर को बनाने के लिए, तो कुछ चीजों का ख्याल रखें। एक चीज होती है कि हमें डायरेक्शन लेनी पड़ती है। डायरेक्शन का मतलब ये होता है कि हमें नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट, साउथ पता होना चाहिए किस तरह उसका हम छोटा सिंबल जो है पास कॉर्नर पे बना देते हैं, पेज के कॉर्नर पे, जब भी हम किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो फॉर एग्जांपल आइए हम रिप्रेजेंट करते हैं, किसको रिप्रेजेंट करें, हम रिप्रेजेंट करने लगे हैं, एग्जांपल उठाते हैं 10 न्यूटन को, ठीक है, 30 डिग्री फ्रॉम पॉजिटिव एक्सिस, एक्स एक्सिस, ठीक है। या यूं नहीं बात करते, आपसे यूं बात करते हैं कि हम रिप्रेजेंट करने लगे हैं एक फोर्स को। बहुत से बात समझिएगा, मैं आपको बाकायदा रिप्रेजेंटेशन सिखा रहा हूँ। सिंबोर्ड के अंदर रिप्रेजेंटेशन नहीं पूछी जाती, ना बनाने को आती है, लेकिन चूंकि आप की कोर्स में है और आपको इसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि हम किसी वेक्टर को ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसलिए आपको मैं बोर्ड पे समझा रहा हूँ, ठीक है। आप समझ जाएंगे तो आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा, आपके दिमाग में एक एक चीज बैठ जाएगी वेक्टर के हवाले से। तो आप उसको गौर सुनिएगा और लाजमी इसको घर पे इंप्लीमेंट कीजिएगा, ताकि आप वेक्टर को जो है ड्रॉ करना सीख जाए, ठीक है।
मैं कह रहा हूं मुझे फोर्स बनानी है 10 न्यूटन, ठीक है। दो चीजें, दो काम मैं कह सकता हूं यहां पर। 10 न्यूटन 30 डिग्री फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस। एक तरीका है कि मैं ऐसे बताऊं आपको, ये मैंने क्या बताया, मैग्नीट्यूड देखें आप, लाइन से देखें, 10 इज द मैग्नीट्यूड एंड न्यूटन इज अ यूनिट एंड दिस इज द डायरेक्शन। कि भाई जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस कहां होता है, हमेशा हमारे राइट हैंड पे होता है। पॉजिटिव एक्स एक्सिस यहां होता है, बोल रहे पॉजिटिव एक्स एक्सिस से 30 डिग्री के एंगल पे आप जो है लेंथ बना दें, वो आपका वेक्टर बन जाएगा, ठीक है। ये मैंने आपको क्या बताया बच्चों, ये मैंने आपको बताया है एक कंप्लीट वेक्टर, जिसका मैंने आपको क्या दिया है, मैग्नीट्यूड भी दिया है, यूनिट भी दिया है, और मैंने आपको डायरेक्शन भी दिया। अगर मैं ये ना देता 30 डिग्री फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो आप मुझसे ये पूछते कि तो 10 मीटर को कैसे बनाऊं, कहां बनाऊं, मतलब किस तरफ डायरेक्शन उसकी, तो आपके जहन में एक सवाल रह जाता है। यही मतलब है कि आप समझ गए कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि उसको डायरेक्शन नीड है, और मैंने अब आपको डायरेक्शन भी दे दी है। जब भी आप इसका सोल्यूशन करेंगे, यानी अगर मैं सोल्यूशन की बात करूं, तो आप याद रखिएगा सबसे पहले आपने कॉर्नर पे स्केल वो बनाना है, क्या कहते हैं, डायरेक्शन बना लीजिए, और उसका सेकंड स्टेप होता है स्केल्स का। मैं स्टेप बाय स्टेप लिख रहा हूं यहाँ पे ताकि आपको समझ में आए। स्टेप वन ये कि आप डायरेक्शंस बना लें, चाहे वो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट की डायरेक्शन हो, चाहे वो नेगेटिव एक्सिस, एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, इन सब की डायरेक्शन हो। तरीका एक ही है, मैं बता रहा हूं आपको। सबसे पहले डायरेक्शन बनानी है आपने, आइए बनाते हैं डायरेक्शनों पर। ऐसे ही रफ सा आपने क्यों बनाना है, स्ट्रेट करके थोड़ा सा, जिसमें आप क्या रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, आप रिप्रेजेंट कर रहे होंगे सर ईस्ट ये होता है, वेस्ट ये होता है, नॉर्थ ये होता है, साउथ ये होता है, ठीक है। अब देखिए ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ मैंने मेंशन कर दिया है। इसमें अगर बच्चा पूछे सर ईस्ट का मतलब क्या है, तो बेटा ईस्ट का मतलब होता है हमारे राइट साइड होता है हमेशा ईस्ट। जब भी आप पेपर बनाएंगे तो राइट से आपके ईस्ट होगा, वेस्ट जो लेफ्ट है आपका उस पर आपका वेस्ट होगा, अप साइड जो है वो नॉर्थ होगा, डाउन साइड जो है वो साउथ होगा। और अगर मैं इसको एक्सिस का नाम देना चाहूँ तो ये देखिए ईस्ट जो होता है आपका वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है, वेस्ट आपका नेगेटिव एक्स एक्सिस होता है, ठीक है। साउथ आपका नेगेटिव वाई एक्सिस होता है और नॉर्थ आपका पॉजिटिव वाई एक्सिस होता है। इसको याद रखिएगा, आपने जो है वो ग्राफ वगैरह बनाए होंगे छोटी क्लासेस में, तो ग्राफ में भी हमारे पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस राइट की तरफ होता है, नेगेटिव एक्स एक्सिस लेफ्ट की तरफ होता है। ये मैंने बनाई है डायरेक्शन, क्योंकि जब मुझे जब भी चलना हो तो मैं इसको देख के चलूँ तो मैंने कहां पे अपने वेक्टर को प्लेस करना, उसकी डायरेक्शन मैंने क्या रिप्रेजेंट करनी है, ठीक है। सेकंड स्टेप ये होता है स्केल। ये बड़ा इंपॉर्टेंट जो है ना क्या कहते हैं स्टेप है, स्केल लेना। अब आप बोलेंगे सर स्केल का मतलब क्या है, स्केल कैसे लिया जाता है, क्या होता है, ये हमें समझाएं जरा। आइए समझाते हैं आपको। बेटा देखिए ग्राफ आपको पेपर में मिलेगा, ठीक है। अगर मैं बोलूं आपसे कि ये कॉपी का शीट है और कॉपी की इस शीट पर आपको पता होगा ग्राफ शीट कैसी होती है, इसमें स्मॉल स्मॉल बॉक्सेस होते हैं और स्मॉल स्मॉल बॉक्सेस में आपने ग्राफ बनाना होता है। सपोज कर लीजिए ये मैं ग्राफ बना रहा हूं, ठीक है। मैंने ये ग्राफ बना दिया, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, ये नेगेटिव वाई एक्सिस है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है, ठीक है। अब ये ग्राफ बनाने के बाद इसमें बहुत से सारे स्मॉल बॉक्सेस है। स्मॉल बॉक्स का मतलब है जो ग्राफ पेपर में हमें दिखाई देते हैं। अब अगर बच्चों मैं आपसे कहूं कि मुझे 10 न्यूटन बना के दिखाओ, तो बच्चों आप कहेंगे सर हमारा जो स्केल होता है, जिस रूलर जिसे कहते हैं हम, हमारे पेंसिल बॉक्स का जो स्केल होता है, मैं उसको रख के अगर मैं 10 न्यूटन कैसे बनाऊंगा। स्केल पे तो हमारे सेंटीमीटर लिखा होता है, उस पर तो इंचेस लिखे होते हैं, मिलीमीटर लिखे होते हैं। न्यूटन तो हमें किसी स्केल पे लिखा हुआ नहीं मिलता। और बिल्कुल हकीकत बात है, अगर आपसे मैं कहूँ कि अभी आप अपने जो है पेंसिल बॉक्स अपना स्केल निकालें, अपना रूलर निकालें, उसमें देखिए न्यूटन लिखा हुआ है, तो अगर आप मैं बोलूँ आपको 10 न्यूटन की लाइन लगाओ तो आप लगा लेंगे। ये सोचें आप, क्या आप 10 न्यूटन की लाइन लगा सकते हैं पेपर के ऊपर? तो आप कहेंगे सर न्यूटन की लाइन कैसे लगेगी, हम सेंटीमीटर की कहें आप लगा देंगे, आप इंचेस की कहें हम लगा देंगे, लेकिन आप जब न्यूटन की लाइन कह रहे हैं कि सर न्यूटन बना के दिखाओ, तो हम कैसे बना के दिखाएं? तो बेटा दैट इज बेसिकली द रिक्वायरमेंट, दैट इज द नीड ऑफ स्केल। स्केल की नीड कब पड़ती है? जब हम किसी भी क्वांटिटी को जो कि हम ड्रॉ नहीं कर सकते, उसको हम लेंथ के कंपैरेटिव लेते हैं, उसको स्केलिंग करते हैं, ठीक है। आइए कैसे करते हैं बताता हूं मैं आपको। इससे पहले किसको स्केल करना है? फोर्स को, जो कि न्यूटन के अंदर। तो मैं क्या कहूंगा, और लेंथ किसमें बनती है? पेंसिल से और स्केल से बनाऊंगा तो वो सेंटीमीटर बनेगी। मैं स्केल जाके लूंगा, मैं कहूंगा मेरा स्केल है 1
न्यूटन कर ले, 1 सेंटीमीटर कर ले। 1 न्यूटन बराबर है, मैं कह रहा हूं 1 सेंटीमीटर के। ये मैंने अपना स्केल बना के मेंशन कर दिया कि भाई मेरे पास जब भी मैं 1 न्यूटन की बात करूंगा तो 1 सेंटीमीटर मेरा 1 न्यूटन के बराबर है। ये मैं स्केलिंग कर रहा हूं खुद से। इसका मतलब ये हुआ मेरी फोर्स कितनी है, 10 न्यूटन। इसका मतलब ये हुआ 10 न्यूटन बराबर होगा 10 सेंटीमीटर के। दिस इज कॉल्ड स्केलिंग। ठीक है बच्चों। लेकिन अगर मैं इसको यूं करता, आप समझना इस बात को, अगर मैं इस स्केल को यूं ना करता, आप कहते सर तो बहुत बड़ा हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर बहुत बड़ा स्केल बन जाएगा। आप थोड़ा इसको कम करें। कम कैसे करेंगे, कम ऐसे करेंगे, आप कहेंगे सर 1 सेंटीमीटर जो है ना उसको आप कहते हैं 2 न्यूटन। ठीक है, 1 सेंटीमीटर 2 न्यूटन के बराबर कर दें आप। इससे क्या होगा, अगर 1 सेंटीमीटर 2 न्यूटन के बराबर है तो 5 सेंटीमीटर 10 न्यूटन के बराबर हो जाएगा। इससे क्या बनेगा, इससे फायदा मुझे ये होगा कि पहले 10 न्यूटन की जगह मुझे 5 सेंटीमीटर की, सॉरी पहले 10 न्यूटन की जगह मुझे 10 सेंटीमीटर की लाइन लगानी पड़ रही थी, और स्केल जब मैंने थोड़ा सा उसको यहाँ पर बड़ा किया, ठीक है, तो क्या हुआ, अब मुझे 10 न्यूटन की जगह सिर्फ 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। ठीक है बेटा, समझ में आ रही है बात, ये इसे कहते हैं स्केल, और स्केल ऐसे ही लिया जाता है। ठीक है, कुछ लोग ऐसे भी स्केल लेंगे, ये भी तरीका है। एक बच्चे कहता सर मैं ये लूंगा 1 सेंटीमीटर बराबर है 5 न्यूटन के। इंग्लिश बच्चे ने क्या बोला, सर मेरे मुताबिक मेरा पेज छोटा है और मैं कहता हूं कि 1 सेंटीमीटर मेरा जो है ना 5 न्यूटन के बराबर है। इसका मतलब है कि उस बच्चे के 2 सेंटीमीटर इसके बराबर हो जाएंगे 10 न्यूटन के। ठीक है, बनाएंगे सब वेक्टर, स्टूडेंट ए भी वेक्टर बनाएगा, स्टूडेंट बी भी वेक्टर बनाएगा, स्टूडेंट सी भी वेक्टर बनाएगा, और सबके वेक्टर की लेंथ अलग होगी। लेंथ कितनी अलग होगी, ये बनाएगा 10 सेंटीमीटर का, ये बनाएगा 5 सेंटीमीटर का वेक्टर, ये बनाएगा 2 सेंटीमीटर का वेक्टर। लेकिन जब हम इनके ग्राफ में स्केल को देखेंगे तो हम समझ जाएंगे इसका 2 सेंटीमीटर का है लेकिन है 10 न्यूटन के बराबर, इसका 10 सेंटीमीटर का है लेकिन है 10 न्यूटन के बराबर, और इसका 5 सेंटीमीटर का है लेकिन है 10 न्यूटन के बराबर। लेकिन अगर किसी ग्राफ में, किसी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आपने स्केल नहीं लिखा होगा तो मेरे बच्चों टीचर जो है ये कभी रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा कि बच्चे ने स्केल क्या लिया है, बच्चे की जो लेंथ है वो रिप्रेजेंट क्या कर रही है। वो मेरा ये वाला पॉइंट, लेंथ ऑफ द वेक्टर, वेक्टर की जो लेंथ है 2 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट करती है किसको, मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर, वेक्टर के मैग्नीट्यूड को। यानी अगर 2 सेंटीमीटर की लेंथ है तो वो रिप्रेजेंट कर रही है कि 2 सेंटीमीटर बराबर है 10 न्यूटन के, तो बेसिकली वो हमारा मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है बेटा, क्लियर है ये बात। अब मैं बनाने चला हूं, आप बोलेंगे जिस स्केल से बना है हम उस स्केल से बना देंगे। ठीक है, मैं अभी फॉलो कर रहा हूं जो मैंने स्केल नंबर 1 मैंने बनाया है। ठीक है, अब आओ बनाते हैं। ये मैंने सेकंड स्टेप होता है स्केलिंग करना, थर्ड स्टेप होता है ड्रॉ करना। अब ड्रॉ कैसे करें, अब मुझे समझ में आ गई कि भाई मेरी फोर्स है, फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो 10 है, और 10 न्यूटन बराबर इसके 10 सेंटीमीटर के। इसका मतलब मुझे स्केल से 10 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। कहां करनी पड़ेगी भाई, डायरेक्शन क्या है, 30 डिग्री फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस, यानी पॉजिटिव एक्सिस ये रहा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मैं 30 डिग्री ऊपर जाऊंगा। ठीक है, आइए 30 डिग्री ऊपर गया और मैंने एक एरो हेड बनाया। देखिए क्या लिखा होता है यहाँ पर, इट इज रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली बाय एन एरो हेड। एरो हेड से हमें बनाना है जिसकी डायरेक्शन क्या हो, जो वेक्टर की डायरेक्शन है। मैंने एक एरो हेड बनाया जिसकी डायरेक्शन क्या थी, 30 डिग्री फ्रॉम, 30 डिग्री यहां से ऊपर उठाया मैंने। ठीक है, 30 डिग्री फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मैंने 30 डिग्री ऊपर उठाया और लंबी लाइन खींच दी। अब ये कितनी लेंथ में कितनी होनी चाहिए ये मुझे स्केल बताएगा। ठीक है, स्केल ने कहा अगर 10 न्यूटन तो 10 सेंटीमीटर बना दो। अब ये जो मेरी लेंथ है, एरो की लेंथ है, वो 10 सेंटीमीटर होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये 10 सेंटीमीटर हुई तभी मैं कह सकता हूं कि ये 10 न्यूटन का वेक्टर मैंने ग्राफ में ड्रॉ किया है, या मैंने ग्राफिकली इसको यहाँ पर बोर्ड पे ड्रॉ किया है। ठीक है, मैं होपफुली आपको क्लियर हो गई बात की। 2 बातें समझाने के लिए मैंने इतनी मेहनत की है कि जब भी बेटा आपको किसी वेक्टर को ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना होगा तो सबसे पहले आप डायरेक्शन ऊपर लिखेंगे, ये डायरेक्शन होती है हमारी, फिर आप उस वेक्टर के अमाउंट को देखते हुए स्केल डिसाइड करोगे। ठीक है, और सपोज करें, एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, सपोज करें फोर्स जो है ना वो 100 न्यूटन हो जाती है, तो बेटा अब 100 न्यूटन फोर्स में मैं ये वाला स्केल नहीं फॉलो कर सकता, क्योंकि अगर मैं कहता हूं 1 न्यूटन 1 सेंटीमीटर के बराबर है
तो 100 न्यूटन में 100 सेंटीमीटर, और इतनी हमारे पास पेज पे गुंजाइश नहीं होती है, इतना बड़ा आपका जो एग्जाम कॉपी नहीं आती। तो यहाँ क्या करेंगे, जैसे अगर आपको बोल दिया जाए कि बेटा फोर्स 100 न्यूटन में बना के दिखाओ, आप क्या करोगे, आप कहोगे सर 100 न्यूटन है ना, ठीक है, मैं 1 सेंटीमीटर को ले रहा हूं 10 न्यूटन के बराबर में, तो 2 सेंटीमीटर 20 न्यूटन हो जाएंगे, 3 सेंटीमीटर 30 न्यूटन हो जाएंगे, इसी तरह 10 सेंटीमीटर बराबर हो जाएंगे 100 न्यूटन के। मैं कितने की लेंथ बनाऊंगा बोर्ड पे या अपनी कॉपी में कितने की बनाऊंगा, 10 सेंटीमीटर की, और मैं अपने स्केल से साबित कर दूंगा कि मेरा जो 10 सेंटीमीटर बराबर किसके, 100 सेंटीमीटर के, दैट इज नोन एज स्केलिंग। ठीक है बेटा, याद रखेंगे जब भी इसके हम वेक्टर बनाएंगे किसी ग्राफ में, तो डायरेक्शन में एरो हेड को लेके जाएंगे, जो भी डायरेक्शन होगी, नॉर्थ हो, ईस्ट हो, वेस्ट हो, साउथ हो, कोई एंगल गिवन हो, हम उसकी डायरेक्शन में एरो रखेंगे हमेशा, और जो लेंथ है वेक्टर की, जो लेंथ है वो बराबर होनी चाहिए किसके, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर के, जितना भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा। ठीक है, और मैग्नीट्यूड अगर 100 न्यूटन है तो 100 लेंथ नहीं होगी, स्केल पे डिपेंड करता है, जो हम स्केल सेट करें उसके लिहाज से उसकी बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए। यहां तक किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन है तो कर ले। हमने यहाँ पर 2 टॉपिक आज खत्म कर चुके हैं हम, एक स्केलर वेक्टर्स, डिफरेंशिएट इनके बीच में, और रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर। यहाँ पे हम क्लास खत्म करेंगे, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे तो हम एडिशन जरूर पढ़ेंगे आपके साथ, और नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर भी आपको बताया जाएगा। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये तमाम चीजें नेक्स्ट क्लास में की जाएंगी, और फिर आखिरी टॉपिक रेजोल्यूशन करके हम इस चैप्टर को वाइंड अप करेंगे। ठीक है, जो कोई सवाल आपका है तो आप पूछ सकते हैं। क्लास हमारी खत्म होती है, इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।